आज की इस क्लास में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लेक्चर नंबर 04। पिछले लेक्चर में मैंने कूलॉम्ब पे नियम पर आधारित जो जेई और आईआईटी में आने वाले सवाल थे उनको मैंने किया था। और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे, पहले तो जेई के दो सवालों के बारे में बात करेंगे जो कूलॉम्ब के नियम पर आधारित हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेंगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम किससे जनरेट करते हैं, ये सब बातें करेंगे इसमें। और एक पॉइंट पर, पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करें, उसका फॉर्मूला क्या है, वो भी हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो माय नेम इज शाहरुख और मेरा स्वागत है आपका मेरे एक प्यारे से चैनल विंग्स ऑफ फायर पर। तो आज के इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। कॉपी और पेन निकाल लें और देखें। चलिए, क्वेश्चन है, ये आया है जेई में, आईआईटी जेई में क्वेश्चन आया हुआ है, मैं लिख देता हूं। चलिए, जेई 2010 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, दो गोले दे रखे हैं हमें, मैं यहां चित्र बना देता हूं जी, पढ़ते हैं। लिखा है दो समरूप आवेशित गोले, एक जैसे ही आकार के दो गोले हैं, आवेशित गोले हैं, बराबर लंबाइयों की डोरियों से लटकाए गए हैं। ठीक है, मैं इसको हैंग कर देता हूं। यहां पर डोरियां हैं, ये रही डोरी है, और सही से बनाते हैं इसको। चलिए क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कैसे होगा। तो ये एक गोला तो ये हो गया, और दूसरा गोला आगे क्या लिखा कि दो समरूप आवेशित गोले हैं, बराबर लंबाइयों की डोरियों से लटकाए गए हैं। डोरियां एक दूसरे से 30 डिग्री का कोण बनाती हैं। दो गोले हैं, ये गोले हैं और बराबर है, बराबर आवेश के हैं और आकार में भी बराबर है। ऐसे दो गोले दिए गए हैं और एक दूसरे से, मैं स्मॉल आर डिस्टेंस ले लेता हूं, एक दूसरे से 30 डिग्री के एंगल पर है। ये 30 डिग्री का कोण है, ठीक है, 30 डिग्री का कोण है। जब ये 0 अच्छा, फिर दोबारा पढ़ते हैं। दो समरूप आवेशित गोले बराबर लंबाइयों की डोरियों से लटकाए गए हैं और डोरियां परस्पर 30 डिग्री का कोण बनाती हैं। फिर कहता कि जब ये 0.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब घनत्व के द्रव में डुबा देंगे, फिर मीडियम चेंज कर देंगे। अभी फिलहाल ये वायु में है, तो यहां पर हम बात करते हैं। देखिए, जब ये परस्पर एक दूसरे से 30 डिग्री के कोण पर हैं, तो एक जो डोरी होगी वो 15 डिग्री का कोण बनाएगी यहां से, ठीक है, 15 डिग्री का कोण बनाएगी। और इसका जो ये भार है, ये होगा mg। और देखिए, ये जो डोरी है इस पर एक तनाव बल लगेगा, ये टेंशन T, हम इसको T मान लेते हैं। एक टेंशन फोर्स लगेगी इस पर, जिसको तनाव बल कहते हैं, और इसका भार हो गया mg। इस T को हम ब्रेक करेंगे दो घटकों में, जो घटक होते हैं कॉस थीटा और साइन थीटा के रूप में, उसमें हम इसको जो है ब्रेक करेंगे। तो ये हो गया, यहां से अगर ये 15 डिग्री है तो मैं इसी के समांतर एक लाइन यहां खींच लेता हूं। इसके समांतर लाइन हो गई है। जितना कोण यहां बना अल्टरनेट एंगल के मेथड से, यहां पर भी कितने डिग्री का कोण बनेगा, 15 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है, 15 डिग्री का कोण बनेगा यहां पर भी। और ये जो घटक है ये होगा कितना, T साइन थीटा, और ये हो जाएगा आपके पास T कॉस थीटा। ये थीटा हो गया 15 डिग्री, इसको हम लिखेंगे 15 डिग्री हो गया, ठीक है जी। उसके बाद देखें, ये दोनों समरूप हैं, एक जैसे आवेशित गोले हैं दोनों पर, क्योंकि लाइक जो है ये एक जैसे, लाइक चार्ज रेपल ईच अदर, एक दूसरे को क्या करेंगे, रेपल करेंगे। तो ये फोर्स बराबर फोर्स लगेगी, एक फोर्स हो गई इधर, इधर भी एक फोर्स हो गई F, ठीक है, ये फोर्स हो गई F जी। अगर हम चित्र से देखें, चित्र से अगर हम देखें तो जो F है वो इक्वल है
टी साइन, इस तरह से लिखो जी, टी साइन 15 इज इक्वल टू एफ के इक्वल टी साइन 15 डिग्री इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट। ये भी चार्ज क्यू है यहाँ पर भी, और इसको भी हम चार्ज क्यू कहेंगे क्योंकि समरूप है और समान रूप से आवेशित है। ठीक है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर, Q1 Q2 क्यू स्क्वायर अपॉन में डिस्टेंस बिटवीन गिवन चार्जेस आर स्क्वायर। ठीक है जी, इसको फिलहाल हम यहीं पर लिखते हैं, इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेते हैं। दूसरे घटक की बात करते हैं, mg को कौन बैलेंस किए हुए है, t cos 15, तो t cos 15 इज इक्वल टू mg। m इज अ मास ऑफ स्पेयर और g ग्रेविटी। ठीक है जी, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इस पूरे निकाय को फिर पढ़ते हैं। कहता है कि जब ये 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के घनत्व के द्रव में इसको लटका दिया, इस पूरे निकाय को हमने 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब की डेंसिटी वाले लिक्विड के अंदर हमने इसको लटका दिया है। फिर कहता है तो कोण वही रहता है, एंगल चेंज नहीं होता, 30 डिग्री का कोण रहेगा, यानी एक डोरी 15 डिग्री का कोण बनाएगी, एंगल चेंज नहीं होता है। यदि गोले के पदार्थ का घनत्व, ये डेंसिटी चेंज हो गई है, इसकी 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो हमें ये बताना है द्रव का जो परावैद्युतांक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो कितना है। ठीक है, वो कितना है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो हमें देखना है। अब चलते हैं आगे, इसको मिटा दूं मैं, ये सब यही रहेगा। चेंज क्या क्या होगा, हमने इसको लिक्विड में डाल दिया, ये एक लिक्विड में मैंने इसको हैंग कर दिया, ये लिक्विड के अंदर डाल दिया, और इस लिक्विड का जो डेंसिटी है वो कितनी है, इस लिक्विड की जो डेंसिटी है, इधर को लिख लेता मैं, लिक्विड की जो डेंसिटी है रो, वो है 0.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, एक बार देख लेता हूं रीडिंग, 0.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। और जो गोला है, ये गोला, इस गोले का जो घनत्व है सिग्मा मान लेते हैं, सिग्मा दिया गया 1.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब हमें दे रखा है। जब हमने इस पूरे निकाय को लिक्विड के अंदर डाल दिया, लिक्विड के अंदर डाल देने से फोर्स पर इफेक्ट पड़ता है, ये भी मैंने आपको कूलाम के में पढ़ाया। मैंने वहां बताया था आपको कि F/Fm इज इक्वल टू K कांस्टेंट के इक्वल होता है, ये मैंने बताई थी आपको बात। तो हम इसी तरह से क्वेश्चन को करेंगे, तो ये इक्वेशन याद रखने की है, इसको हम देखते हैं, फिलहाल करते हैं। चलो अब क्या करते हैं, जब निकाय को द्रव में डुबाया जाता है, इसको हमने पूरे एक लिक्विड के अंदर डाल दिया है, तब क्या होगा, ये रीडिंग में बिठाने वाला हूं। ठीक है, ये सब चीजें ये चेंज होगा और फोर्स भी चेंज होगी, एंगल वही रहेगा, तो t cos 15, टेंशन भी वही रहेगी। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा अब की बार, क्योंकि आपने पढ़ा है आर्किमिडीज का सिद्धांत कि जब हम किसी भी ठोस को किसी भी लिक्विड के अंदर डुबोते हैं तो क्या होता है, उसका जो है जो भार है, वजन है, वो कम हो जाता है, या भार उसका बदल जाता है। क्योंकि होता क्या है, जो लिक्विड है वो भी उसके ऊपर की ओर एक अपथ्रस्ट, उत्प्लावन बल लगाता है। ठीक है, तो ये लिक्विड जो है इसके ऊपर को एक फोर्स लगाएगा, जिसको हम कहेंगे F अपथ्रस्ट। ठीक है, और ये नीचे जो होगा mg इफेक्टिव, जी चेंज हो जाएगा, स्मॉल जी चेंज हो जाएगा, जी इफेक्टिव, और यहाँ पर ये सेम रहेगा, और ये जो होगा फोर्स, इसको हम F डैश कहते हैं, क्योंकि फोर्स चेंज हो जाएगी, 1/4 K आ जाएगा ना वहां पर, तो चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो F डैश जो है वो किसके इक्वल है, ऐसे लिखते हैं नाउ, T sin 15 डिग्री इज इक्वल टू F डैश सॉरी, T sin 15 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3 लेट कर लेते हैं इसको हम। ठीक है जी, अब क्या करते हैं, अब हम देखेंगे ये वाला कंपोनेंट, ये तो हो गया, इक्वल हो गया, ये वाला कंपोनेंट हम देखते हैं, ये बराबर है F अप, जो होगा वो किसके इक्वल होगा, mg इफेक्टिव। ये जो g है ये इसका है, गोले का। ठीक है,
तो ये अगर हम देखें यहाँ पर जी, अब ये ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी, ठीक है। तो एम जी, ये जो m है ये ऊपर की तरफ जो कंपोनेंट है ना, ये इसकी वजह से लिया है मैंने, इज इक्वल टू एम जी इफेक्टिव। यहां से ये चेंज नहीं होगा, ये द्रव्यमान जो है इसका है लिक्विड का, द्रव्यमान जो है ये गोले का है, कैंसिल नहीं करना है। तो ये हो जाएगा m इज इक्वल टू, द्रव्यमान क्या होता है, आयतन और घनत्व के गुणनफल होता है ना, आयतन गुना घनत्व जो होता है वो द्रव्यमान के इक्वल होता है। तो ये लिक्विड का है, लिक्विड का जो आयतन होगा वो v, ठीक है, और आयतन जो आयतन हो गया v, और जो घनत्व होगा वो कितना होगा, रो जी, इज इक्वल टू, अगर यहाँ देखें m, ये m जो है ये है गोले का। आर्किमिडीज ने क्या कहा है कि जिस द्रव्यमान का, सॉरी, जिस आयतन का ठोस हम लिक्विड के अंदर डुबोते हैं तो उतने ही आयतन का लिक्विड बाहर हो जाता है या वहां से स्थापित हो जाता है, प्रतिस्थापित हो जाता है। तो जो इसका m है, इसका आयतन तो सेम रहेगा यही वाला, क्योंकि उतना ही लिक्विड, उतने ही आयतन का लिक्विड प्रतिस्थापित हुआ है जी। उसके बाद जो इसका जो घनत्व है वो सिग्मा है, जी इफेक्टिव, ठीक है, जी इफेक्टिव आ गया। इफेक्टिव का मतलब यह है कि जी पर इफेक्ट पड़ रहा है लिक्विड के आने की वजह से, लिक्विड इस पर इफेक्ट डालता है। तो v कैंसिल आउट हो गया दोनों साइड में, जी इफेक्टिव आया हमारे पास कितना, रो जी अपॉन में सिग्मा, ठीक है, रो जी अपॉन सिग्मा। रो की वैल्यू रखें, रो कितना है, रो है 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 0.8, स्मॉल जी को ऐसे ही रखेंगे, ठीक है, और जो सिग्मा है वो है 1.6, ठीक है। सोल्व करके आ गया हमारे पास g/2, समझ गए ना, g/2 आ गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक काम करते हैं यहीं पर, ठीक है, आगे देखते हैं जी। हम निकालेंगे इस गोले का वजन कितना हो गया, भार कितना हो गया। गोले का भार कितना है, गोले का जो भार होएगा वो होएगा mg इफेक्टिव, यानी mg/2, ठीक है। अब हम जो है यहाँ पर f अप की जगह क्या रखेंगे, g इफेक्टिव रख सकते हैं यहाँ पर, mg/2, और f अप क्या है, t cos 15, तो यानी t cos 15 डिग्री जो होगा वो होगा mg/2 के। भाई यहाँ रखेंगे ना आप, गोले का भार कितना हो गया, mg इफेक्टिव, ठीक है, mg इफेक्टिव यानी mg/2, g इफेक्टिव की वैल्यू आप यहाँ रख दो तो g/2 हो गया, यानी f अप इज इक्वल टू कितना हो गया, mg/2। बट f अप अब मींस अप थ्रस्ट, जो उत्प्लावन बल है ऊपर की तरफ जो लगेगा वो कितना है, t cos 15 के इक्वल, तो t cos 15 इज इक्वल टू आ गया mg/2, ठीक है। अब हम यहाँ देखेंगे एक इक्वेशन हमारे पास ये है और एक इक्वेशन हो गया हमारे पास 4, ठीक है। यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ पर इतना नोट करने के बाद में वीडियो को पॉज करें, और इतना करने के बाद में हम क्या करेंगे आगे, इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करते हैं, इक्वल रखते हैं। इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये हो गई हमारे पास 2, ठीक है। मैं यहां से मिटा रहा हूं। अब क्या करने वाले हैं, यहां से मैं मिटा देता हूं, जब डुबा देते हैं, डुबाने के बाद, ठीक है जी, इसकी भी जरूरत नहीं है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, टी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ जाएगा tan 15 डिग्री इज इक्वल टू, इसको हम क्या करेंगे, जो है डिवाइड कर रहे हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट mg, ये हो जाएगा q स्क्वायर अपॉन में r स्क्वायर। इक्वेशन नंबर कर लो इसको 5 हो गई। फिर हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 और 4 को डिवाइड करेंगे, तो ये दोनों भी किसके बराबर हो जाएगी, t से t कैंसिल हो जाएगी, डिवाइड करते ही t से t कैंसिल हो जाएगा, और sin 15 cos 15 क्या हो जाएगा, tan 15 डिग्री, ठीक है। और फिर इसको डिवाइड करेंगे हम इससे, तो सेम टू सेम ये आ जाएगा, बस चेंज क्या आएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ जाएगा k mg, बाकी सब सेम रहने वाला है। तो मैं डिवाइड करने जा रहा हूँ इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 4 से, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा tan 15 डिग्री इज इक्वल टू, डिवाइड करेंगे जब, तो ये आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा t, और तो cos tan 15 हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, वो जो मैंने इक्वेशन लिखी थी, ठीक है, mg, और क्योंकि mg/2 है तो 2 पहुंचेगा ऊपर मल्टीप्लाई में, और q स्क्वायर अपॉन में r स्क्वायर, ठीक है। इक्वेशन नंबर हो गई 6। अगर हम इक्वेशन 5 और 6 से देखें, दोनों ही इक्वल हैं, दोनों को इक्वल रखा जा सकता है। इक्वल रखेंगे तो इक्वेशन 5 एंड 6, इक्वेशन 5 और 6 से अगर हम देखें तो ये बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट mg q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर को इक्वल करेंगे
2/4πε0 के mg और क्यू स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, जो सेम टर्म है ऑन बोथ साइड्स को हम कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल होने के बाद देखो क्या क्या कैंसिल होने वाला, 1/4πε0 mg, 1/4πε0 mg कैंसिल हो जाए, क्यू स्क्वायर, तो कुल मिला के हमारे पास बचेगा कितना, 1 = 2/k। देख ले आप, सब कुछ कैंसिल हो रहा है, 1/4πε0, ये 1/4πε0 होगी, mg से कैंसिल हो गया, क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर ये भी कैंसिल आउट, तो यहां बचेगा 1 या 1 = 2 ये वाला k बचा क्योंकि k इधर नहीं है। इसी का वैल्यू फाइंड करना था। k क्या है, k है जो उस माध्यम के अंदर डुबोया गया है उस माध्यम का परावैद्युत डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, तो k = आ जाएगा हमारे पास 2। यही क्वेश्चन में पूछा गया था कि दो गोले हैं, पहले इसको हम वायु में रखते हैं, निर्वात में रखते हैं और उनको लटका दिया गया है और दोनों के जो मास है वो इक्वल है, दोनों पे समान आवेश है और एक दूसरे से 30 डिग्री का कोण बनाते हैं। ठीक है, और फिर क्या गया, उसको उठा करके पूरे निकाय को लिक्विड में डुबो दिया गया। लिक्विड में डूब जाने के बाद हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स वो चेंज हो जाएगी और चेंज हो जाएगा जी इफेक्टिव, जो गोले का भार है वह भी बदल जाएगा क्योंकि लिक्विड जो होगा उस पर एक अपथ्रस्ट फोर्स, उत्प्लावन बल ऊपर की ओर लगाएगा और ये नीचे को जाएगा, जिसकी वजह से ये जी चेंज हो जाएगा। मैंने जी का वैल्यू भी फाइंड करा। ठीक है, और बताना था कि कितने जो लिक्विड डुबोया गया है, जिस लिक्विड में डुबो दिया गया है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, परावैद्युतांक कितना है, तो वो है हमारे पास 2। ठीक है, इस क्वेश्चन को सीरियल वाइज करें। ठीक है, वीडियो को पॉज कर करके इसको देखते रहें, करते रहें। ये क्वेश्चन जेई 2010 में आया है। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं जो कि 2000 कितने में आया है, 11 में सवाल आया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें ऑप्शन दिए गए थे 1, 4, 3 और 2, तो 2 इसका आंसर है, देखा भी आपने। तो इस क्वेश्चन को रफ कर देता मैं और नए क्वेश्चन के लिए रेडी। चलिए क्वेश्चन करते हैं दूसरा, वो भी 2011 का सवाल है, IIT जेई का है, उसको देखते हैं वो कैसा है। ठीक है, उसको करते हैं। तो देखें इसमें क्या लिखा है, एक क्वेश्चन दिया गया कि एक फिल्म है हमारे पास साबुन की। अब चैप्टर है पहुंच जाओ 11th में, पृष्ठ तनाव में, वहीं से कुछ संबंधित बातें इसमें हैं, उसको हम देखते हैं जी। चलिए उससे संबंधित बातें क्या है पृष्ठ तनाव में, जो छोड़ के आ गए 11th में, बेकार हो गई 11th क्लास। तो देखो क्या लिखा कि 4 बिंदु आवेश हैं प्लस क्यू। ठीक है, एक वर्गाकार समतलीय साबुन है, एक वर्गाकार वर्ग के आकार में, सही बना नहीं। ठीक है, एक वर्गाकार समतलीय साबुन है, अरे गलत हो गया, चलिए दोबारा बनाते हैं। एक वर्गाकार समतलीय साबुन है, ABCD कर दो इसको भी, ABCD, पिछले क्लास से मिलता जुलता क्वेश्चन है। कहता है कि 4 बिंदु आवेश हैं, प्रत्येक पर प्लस क्यू आवेश, सब पर प्लस क्यू आवेश, इस पर प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू आवेश, यहां भी प्लस क्यू आवेश और यहां भी प्लस क्यू आवेश। ठीक है, कहता है फिल्म समतलीय साबुन के, एक साबुन की फिल्म बनी हुई है। ठीक है, और उसके चारों कोनों पर ये हैं आवेश रखे हुए हैं, वर्ग की भुजा A है। ये क्वेश्चन में दिया है कि वर्ग की भुजा कितनी है, A, वर्ग की भुजा A है। इससे पिछले वाला क्वेश्चन भी ऐसे था, जो पिछली क्लास में था ना, वो भी ऐसे था। लेक्चर 03 में जाओ और वहां पर देख के आना इसको कैसे करा है मैंने। ठीक है, चलिए आगे लिखा कि तथा साबुन की फिल्म का पृष्ठ तनाव, जो फिल्म का पृष्ठ तनाव है वो है T दे रखा है। तो हम एक काम करते हैं, यहां पर इसको ऐसे बना देते हैं ताकि टेंशन जो है, सरफेस टेंशन, उसको हम इधर को शो करेंगे। ये है टेंशन, और इस जो डायगोनल तो पता ही है कितना होता है, √2a होता है। क्या कह रहा है कि आवेशों का निकाय, यानी जो पूरा सिस्टम बना है आवेश रखने से, ये पूरा सिस्टम और समतलीय फिल्म, और जो ये फिल्म बनी है चारों जो कॉर्नर पे जो ऐसे बुलबुला छाया हुआ है इस तरह से, वो साम्य अवस्था में, इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, साम्य अवस्था में है ये। तो फिर क्या कह रहा है कि साम्य अवस्था में, और एक रिलेशन हमें दिया है कि जो A है वो दे रखा है K और Q² T की पावर 1/n, ऐसा दे रखा है।
K कांस्टेंट है, T टेंशन हो गया और Q हो गया आवेश, और N जो है वो एक संख्या है, नंबर है, कांस्टेंट है, उसका वैल्यू हमें फाइंड करना है कितना होगा। कहा जहां K तो कांस्टेंट हो गया और N का मान हमें ज्ञात करना है, ये N हमें ज्ञात करना है, तो उसे देखना है। ठीक है, लेकिन इसके ऑप्शन हो गए हमारे पास, ऑप्शन कितने हो गए 1 2 3 और 4। 1 2 3 4 जो है ये ऑप्शन है जी। उसने एक बात कही है कि जो आवेश हैं, एक बात कही है कि जो आवेश रखे हैं चारों कॉर्नर पर वे इक्विलिब्रियम में है, किसके, टेंशन के। तो हम क्या करेंगे, किसी एक पॉइंट को पकड़ लेंगे, डी को ही पकड़ लेंगे। डी पर हम ये देखेंगे कि कितना रिजल्टेंट फोर्स लग रही है, वो रिजल्टेंट फोर्स जो होगी इस पृष्ठ तनाव, जो सरफेस पर जो टेंशन है उतने फोर्स के इक्वल है, बराबर है साम्यावस्था में। मतलब ये पूरा सिस्टम जो है एक परमानेंट है, अस्थायी नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, हम प्लस क्यू की वजह से इस प्लस क्यू पे एक फोर्स लगेगी, कितना हो जाएगा FCD, और इस प्लस क्यू आवेश की वजह से इस प्लस क्यू आवेश पर एक प्रतिकर्षण बल लगेगा, कितना FAD। ठीक है, और इन दोनों का जो, अच्छा इस पर इस प्लस क्यू आवेश पर और जो बी पर रखा है प्लस क्यू आवेश, इससे भी एक फोर्स लगेगी, इसको हम कर देते ऐसे। पिछले लेक्चर में मैंने यही बात आपको सिखाई है। और जो ये है A√2 होता है डायमीटर, सॉरी डायमीटर गलत हुआ, डायगोनल। ठीक है, A√2, तो इस पे भी एक फोर्स लगेगी बाहर की तरफ को, ये हो जाएगा आपके पास FBD। ठीक है, इससे पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इन दोनों का रिजल्टेंट भी इधर को ही होता है, जिसको मैं कह दूंगा कितना F कह दो, चलो ठीक है। तो F और FBD दोनों का जो ऐड होगा वो ही रिजल्टेंट होगा, और वो रिजल्टेंट जो होगा इस टेंशन फोर्स के बराबर होगा, क्योंकि सवाल क्वेश्चन में खुद कहा गया है कि साम्यावस्था में है। तो सबसे पहले हम ये फाइंड करें कि F कितना है, F दोनों का रिजल्टेंट है, पर अब ये कितने हैं। तो यहां हम अगर देखें, यहां FCD और FAD इक्वल है आपस में, बराबर लेंथ पर है, बराबर चार्ज है, तो दोनों इस पे लग रहे हैं, तो बराबर होंगे कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मैं के नहीं ले रहा क्योंकि के दे रखा पहले से। ठीक है, क्यू स्क्वायर अपॉन में डिस्टेंस A स्क्वायर हो गया ना, कूलाम का नियम अप्लाई हो गया, दोनों आवेशों के बीच का गुणनफल और डिस्टेंस का स्क्वायर बिटवीन गिवन चार्जेस। ठीक है, समझ रहे हैं बात। चलिए इसको यहाँ इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेते हैं, और जो FBD है वो कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों ही आवेश प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन में, बट डिस्टेंस चेंज है, A√2 का स्क्वायर, A√2 का स्क्वायर, फाइनली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा 2A स्क्वायर, समीकरण आगे 2। ठीक है, अगर इनका रिजल्टेंट हम देखें तो रिजल्टेंट F जो होगा वो क्या होगा, यानी क्या कहें, FCD व FAD का परिणामी बल रिजल्टेंट कितना है इन दोनों का। F इज इक्वल टू, ये ऐसे निकालते हैं, FCD स्क्वायर प्लस FAD स्क्वायर प्लस में 2FCD 2FAD कॉस थीटा इन दोनों बलों के बीच में कितना कोण बना हुआ है, वो है 90 डिग्री। ठीक है, cos 90 की वैल्यू 0 होगी, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फायदा होगा। ठीक है, तो F इज इक्वल टू FCD और FAD आपस में इक्वल है, तो FCD को FCD लिख सकते हैं, तो FCD स्क्वायर प्लस FCD स्क्वायर 2FCD स्क्वायर, दोनों को ऐड करते हैं, और ये वाली टर्म क्या हो गई है, सारी 0, क्योंकि cos 90 यहाँ एंगल 90 बना हुआ है, 90 की वजह से cos 90 की वजह से ये एंगल 90 होने की वजह से ये पूरी टर्म cos 90 0 होता है, तो पूरी टर्म क्या हो जाएगी, गुना में आने की वजह से 0 हो जाएगी। तो F इज इक्वल टू हो जाएगा रूट में 2, और FCD की वैल्यू रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन में A स्क्वायर। ठीक है, तो कुल बल कितना हो गया, कुल बल जो हो गया जिसको मैं कहूंगा F डैश कह दे। ठीक है, कुल बल कितना हो गया, परिणामी बल कितना हो गया, वो हो गया हमारे पास F प्लस FBD। ठीक है, F और FBD, तो F कितना है हमारे पास √2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एफ बी डी कहां पर है, ये रहा 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन में 2a स्क्वायर। ठीक है चलिए जो कॉमन है उसको बाहर निकाल देते हैं, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन है, अंदर बचेगा √2 प्लस में हाफ। ये रिजल्टेंट फोर्स है जो इधर वो खिंचाव चल रहा है, यानी क्या होगा, जो इस पॉइंट डी पर जो आवेश रखा हुआ है प्लस क्यू, तो वो इन सब की वजह से किधर को जाने की कोशिश करेगा, इधर की तरफ, यानी बी डी दिशा में इधर की तरफ खींचना शुरू होएगा। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि हमने इसको इधर से खींच के रखा हुआ है, फिल्म के अंदर जो टेंशन लग रही है वो इतने ही फोर्स के क्या है, इक्वल है, तभी तो ये साम्य अवस्था की कंडीशन है, तभी तो इक्विलिब्रियम है। यानी क्या होगा, अगर ये फिल्म नहीं होती तो ये आवेश इधर को चल जाता और ये ऐसे बैंड हो जाता, जिसकी वजह से साम्य अवस्था वाली कंडीशन नहीं होती। समझ रहे बात को जी। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर पहले तो टेंशन फोर्स निकालेंगे, जितनी भी होएगी उसको हम इसके इक्वल रख देंगे। जो ये कुल बल निकल के आया हमारे पास, नेट फोर्स निकल के आई है, नेट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब मैं वीडियो को पॉज करें, उसको जो है नोट कर लें। आगे चलते हैं, आगे देखिए क्या होगा। ये इसकी जरूरत नहीं है हमें, अभी इनकी जरूरत नहीं रही, और इसको जो है नोट्स बनाते रहे अपने हाथ से। ठीक है जी, चलते हैं। ये भी जरूरत नहीं है और ये भी जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है। तो यहां देखें, मैं आपसे बताऊं, जो फिल्म होती है, फिल्म में दो मुक्त पृष्ठ होते हैं, दो फ्री सरफेस होते हैं। तो जो टेंशन हो गई T बराबर जो होता है वो F अपॉन क्या होएगा, 2L। दो फिल्म होती है तो F इज इक्वल टू हो जाएगा T इंटू 2L। F को तुम F डैश कहो, क्योंकि फिर F में मैच कर जाएगा पिछले वाला जो ये लिखा है। F डैश कहते हैं T गुना L। T टेंशन है जो फिल्म पर है, L लेंथ है फिल्म की, ये वाली L लेंथ होती है। ठीक है, ये L जो है लेंथ है फिल्म की। अब क्या करेंगे हम, F डैश इज इक्वल टू T देखो रिलेशन में है तो T को कुछ चेंज नहीं करना, 2L जो है वो A√2 है। ठीक है, और ये फोर्स आ गया फिल्म का, और ये फोर्स होता है चार्ज की वजह से। कहा गया कि ये दोनों आपस में इक्विलिब्रियम में है, तभी तो ये स्थायी बना हुआ है पूरी फिल्म, इस तरह से पूरा निकाय स्थायी कंडीशन में है। ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में तभी होगा जब ये वाला फोर्स इस वाले टेंशन फोर्स के इक्वल हो जाएगा, तो ये आवेश कहीं नहीं जाएगा। जब ये आवेश कहीं नहीं जाएगा तो पूरा निकाय साम्य अवस्था में इक्विलिब्रियम कंडीशन में बना रहेगा। तब प्रश्न अनुसार क्या होएगा कि जो कुल बल है, वो कुल बल जो नेट फोर्स है, नेट बल जो आया है वो किसके इक्वल है, F डैश के, यानी 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर √2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू F डैश T। कितना हो जाएगा, 2√2a। ए को देखो कहां पर है, ए यहां पर है ना, तो इस काम कर लो, a क्यूब कर लो इसे। मैं इसको मिटा दूं भाई, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो a स्क्वायर, a क्या हो जाएगा, a क्यूब इज इक्वल टू, ये यहां पहुंचा, ये दोनों इसके बटे में पहुंचेंगे अपॉन में, तो हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर क्यू स्क्वायर ऊपर से है, और √2 प्लस 1/2 यहीं पर है, और ये दोनों आएंगे नीचे, गुना में t गुना में 2√2, और ये वाला a और a स्क्वायर हो गया a क्यूब इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर और t को कर दो एक ब्रैकेट में बंद, बाकी को कर दो एक ब्रैकेट में बंद, तो कितना हो जाएगा 2√2 प्लस में 1 अपॉन में ये 2 नीचे आएगा, 2 जा 4 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, 16 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या हो जाएगा a स्क्वायर। ठीक है, और हो जाएगा √2, ध्यान से देखें, 2 4 कितना हो जाएगा 8, और ये नीचे आएगा 16 पाई भी हो गया, एप्सिलॉन नॉट हो गया, a स्क्वायर हो गया, √2 हो गया, इसको कर दो बंद। मैंने एलसीएम लिया है यहाँ पर देखो। ठीक है, और क्यू स्क्वायर अपॉन में आ गया है t। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस थ्री को ले जाएंगे इधर,
जब 3 को इधर ले जाओगे तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 2√2 + 1 अपॉन में 16 पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर √2 या 16√2 लिख लो की पावर 1/3 और q स्क्वायर अपॉन t की पावर कितना हो जाएगा 1/3। ठीक है, लेकिन उस क्वेश्चन में क्या गया कि मैचिंग कर लो, ये k है, जब ये k है a इज इक्वल टू ये हो जाएगा k, तो q स्क्वायर अपॉन t की पावर हो जाएगा 1/3। तो अगर इससे हम तुलना करके देखें, सेम तुलना अगर हम करके देखें तो जो n है वो कितने के इक्वल है, n है 3 के इक्वल। ठीक है, तो ऑप्शन जो मैंने दिए थे, कितने ऑप्शन दिए थे आपको, ऑप्शन दिया था 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 ऑप्शन थे, तो इसका जो आंसर है वो 3 करेक्ट है। तो n का मान जो होगा वो 3 होगा। मैंने क्या किया है, ये है दोनों इक्वल हैं, ऐसे रख लो, ऐसे मान लो। ठीक है, ये इस फॉर्म में क्वेश्चन में दिया हुआ है ये, और हम इस फॉर्म में लेके आए हैं। तो a बराबर k q स्क्वायर अपॉन t की पावर 1/3, a इज इक्वल टू k कांस्टेंट है, q स्क्वायर अपॉन t की पावर 1/n। तो n की प्लेस पर क्या लिखा हुआ है 3, तो 3 है, इसका वैल्यू कितना हो गया 3। तो मैं बताऊं दोबारा इस क्वेश्चन को, फिल्म बनी हुई है, चारों कॉर्नर पर +q आवेश है, कहता है कि जो फिल्म है वो इस नेट फोर्स के बराबर है, यानी फिर तो साम्यावस्था आ गई है। मैंने क्या किया, चारों आवेशों से लगने, तीनों आवेशों से लगने वाला बल इधर की परिणामी बल इधर होगा, तो इसको बैलेंस करने के लिए एक फिल्म इधर बनी है ताकि दोनों बल बराबर बने रहे, जिससे साम्यावस्था आती रहे। और उसका फायदा उठा करके हमने क्या किया है, n का वैल्यू फाइंड किया है। ठीक है, ये a कितना है, एक कहां से आया, सब क्वेश्चन में है। तो ठीक है, इसको करें। और अब हम आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा उसको हम देखते हैं। चलिए, तो अब पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यहां तक ये क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है करने के लिए, IIT JEE के बहुत सारे क्वेश्चन है। आने वाले टाइम में मैं आपको IIT JEE के लिए पूरी क्लास में दूंगा। ठीक है, फिर मैं कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाऊंगा, फिर सीधा IIT JEE के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लगातार बने रहे चैनल के साथ। चलिए, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इंटेंसिटी क्या है, कैसी राशि है, ये हमें देखना है। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, ये सब हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब तक हम पढ़ के आ गए कूलाम के नियम से कितना बल लगने वाला है दोनों आवेशों के बीच में, वो बल कैसा होगा, आकर्षण होगा, प्रतिकर्षण होगा, डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, किस तरह से सारे क्वेश्चन हमने करे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए, चलिए अब पढ़ते हैं वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड देखें, लेट कर लो कोई प्लस आवेश हमारे पास है, माइनस भी है, प्लस आवेश ये रहा और माइनस आवेश ये रहा। ठीक है, तो जो प्लस आवेश है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये मैंने शुरू के लेक्चर में आपको बता दिया था, लेक्चर 01 में। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ गेन किए गए हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये इस पे नेगेटिव चार्ज इसलिए आया क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, इस पे घटे हैं, तो इलेक्ट्रॉन घटे हैं, तो इसकी वजह से पॉजिटिव नंबर जो है, सॉरी जो प्रोटॉन है वो तो वही है, वो नंबर फिक्स रहता है, उसको नहीं निकाल सकते, जिसकी वजह से चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस क्या करेगा, कोई भी आवेश हो या आवेशों का समूह हो, तो अपने चारों तरफ, अपने अराउंड, अपने चारों तरफ एक फील्ड पैदा कर लेता है, फील्ड जनरेट होता है, और उस फील्ड को हम जो है इस तरह से देखते हैं। फील्ड जो होता है वो इन रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक है, इन रेखाओं को हम कहेंगे वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं। ठीक है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। और ये बाहर की तरफ होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा, ये बाहर की तरफ होंगे, त्रिज्या के रूप में बाहर की तरफ होंगे, और हर बल रेखा इस पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो फील्ड होगा वो इस तरह से होगा, वैद्युत बल रेखाएं जो है इसमें एंट्री करती नजर आएंगी इस तरह से। ठीक है, एंट्री करेंगी, ये रेडियली आउटवर्ड इनवर्ड होता है, रेडियली क्या होगा, इनवर्ड। ठीक है, तो वैद्युत आवेश जो है अपने चारों तरफ एक फील्ड का निर्माण करता है,
उसके अराउंड जो है एक फील्ड जनरेट हो जाता है, जिसको हम वैद्युत बल रेखाओं द्वारा व्यक्त करते हैं। यानी वैद्युत क्षेत्र को हम वैद्युत बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो ये फील्ड, अब परिभाषा कैसे लिखें इसकी डेफिनेशन, किसी आवेश या आवेशों के समूह के कारण या समूह अपने चारों ओर क्या होते हैं, एक फील्ड पैदा करते हैं। और फील्ड क्या होता है, उसमें क्षेत्र के अंदर कोई भी धनावेश जो है उस पर चलता है वैद्युत बल रेखा पर, वो जो जिधर को धनावेश चल रहा है वही क्या होती है, वैद्युत बल रेखा की दिशा होती है या वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। अब प्लस चार्ज ले लेंगे तो वो इधर की तरफ चलेगा, क्योंकि दोनों में प्रतिकर्षण बल लगेगा। ठीक है, कोई भी चार्ज हो वो अपने अराउंड जो है एक इलेक्ट्रिक फील्ड को, एक वैद्युत क्षेत्र को क्रिएट करता है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र को या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम जो है ई से डिनोट करेंगे, और वैद्युत क्षेत्र जो है वो एक सदिश राशि है। ठीक है, उसमें डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र जो हुआ वो किसी भी क्षेत्र आवेश के अराउंड जो है एक फील्ड होगा। अगर इसमें हम पॉजिटिव चार्ज लेके आए क्यू नॉट की अगर हम बात करें, क्यू नॉट जो है एक टेस्ट चार्ज है, आगे ये बहुत काम आने वाला है। ठीक है, टेस्ट चार्ज है जिसको हम परीक्षण आवेश कहेंगे। ये इसका खुद का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, ये कोई भी इलेक्ट्रिक, इतना छोटा है, पॉइंट चार्ज जैसा है, बिल्कुल पॉइंट जैसा। ये खुद का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा नहीं करता। ठीक है, हम ऐसा मानते हैं। तो टेस्ट चार्ज है, हम एक प्लस क्यू आवेश को लेते हैं और हम इसको रखते हैं यहाँ पर, तो ये इधर जाएगा। ठीक है, ये इधर भागेगा अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज। इसको सोर्स चार्ज भी कह सकते हैं, सोर्स चार्ज यानी स्रोत आवेश, जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो हम एक प्लस क्यू आवेश लेंगे, यहाँ रखेंगे, तो वो अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज, तो वो इस आवेश से दूर की तरफ भाग जाएगा। दोनों प्लस के हैं। ठीक है, इसकी वजह से इनमें प्रतिकर्षण बल लगेगा। यहाँ पर अगर इसमें इसको लेके आओ तो ये अंदर घुस जाएगा, यानी ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, ये प्लस का है, ये माइनस का, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है जी, तो वैद्युत क्षेत्र जो हुआ वो किसी भी आवेश के चारों ओर एक फील्ड होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, कोई भी अन्य आवेश उस पर एक बल का अनुभव करेगा और देखेगा कि मुझ पर यहाँ पर फोर्स लग रही है। और याद रखें, ये जो फील्ड है ये एक काल्पनिक है, इमेजिनेशन है, फील्ड हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन जब हम कंपास से इसका काम करते हैं, हम देखते हैं कंपास से सॉल्व करते हैं इसको, तो हमें जो इस तरह से दिखाई देती है। अच्छा, अगर मैं इनको कंबाइन कर लूं, इसको मिटा दें, टेस्ट चार्ज है। ठीक है, अगर प्लस चार्ज ये रहा और प्लस चार्ज ये रहा, एक प्लस चार्ज ये रहा और एक माइनस चार्ज ये रहा, तो क्या होगा, वैद्युत बल रेखाओं की ये प्रॉपर्टी है कि वो प्लस आवेश से निकलती है और माइनस आवेश पर क्या एंट्री करती है। ठीक है, और ये क्लोज्ड लूप नहीं बनाती, बंद वक्र नहीं बनाती है। जब मैं आपको चुंबकीय बल रेखा पढ़ाऊंगा ना, तो वहां देखना, वहां इसमें हम अंतर दिखाएंगे। चलिए, तो क्या होगा, ये प्लस आवेश से निकलती हैं और माइनस आवेश पर जाकर के खत्म हो जाती हैं। ठीक है, और कुछ रेखाएं जो होंगी इस तरह से होंगी, कुछ बल रेखाएं ये होंगी जी। तो फील्ड इससे बाहर की तरफ होगा और इस पर क्या होगा, एंट्री करेगा जी, ये एंट्री कर रहा है। ठीक है, किसी कौन जो फील्ड होगा कितना ज्यादा इफेक्टिव होगा, वो डिपेंड करता है कि उसमें निकलने वाली जो फील्ड लाइंस है वो कितनी ज्यादा है। देखो, यहाँ पास पास है, ये पास पास है, पास पास होने की वजह से यहाँ पर फील्ड ज्यादा होगा। जैसे ये दूर होती चली जाएंगी, डेंसिटी ऑफ लाइंस, फील्ड लाइंस डेंसिटी जो है वो कम होती चली जाएगी, उनका घनत्व कम होता चला जाएगा, जिसकी वजह से फील्ड जो है घटता चला जाएगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है जी, तो जो बिल्कुल पास पास बल रेखाएं होंगी, जितना ज्यादा सघन होंगी, जितना ज्यादा डेंसिटी अधिक होगी जहां पर फील्ड की, वहां पर फील्ड ज्यादा होगा। और सोर्स चार्ज से बल रेखाएं जितनी दूर होती चली जाएंगी, उतने ही फील्ड जो है वो कम होता चला जाएगा, यानी उसका इफेक्ट कम होता चला जाएगा। ठीक है, बल रेखाओं के गुणों में अगर मैं बात करूं, तो जो सबसे पहले है, बल रेखाएं जो होती हैं वो प्लस धनावेश से शुरू होती है और ऋणावेश पर खत्म हो जाती हैं, बंद वक्र नहीं बनाती हैं। दूसरी बात, बल रेखा कभी भी एक दूसरे को परस्पर नहीं काटती हैं, एक दूसरे को नहीं काटती हैं। अगर मान लीजिए दो बल रेखाएं आपको एक दूसरे पर कट कर गई, तो उस कटान बिंदु पर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर, दो स्पर्श रेखाएं खींच जाएंगी, एक ऐसे और एक
ऐसे दो स्पर्श रेखा, दो टेंजेंट ड्रॉ होंगी, जो कि किसी भी एक फील्ड के लिए एक इम्पॉसिबल कंडीशन है। किसी भी एक फील्ड की एक ही डायरेक्शन होगी, दो डायरेक्शन नहीं हो सकती है, इसलिए कभी भी दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करेंगी। ये बात ध्यान रखने की है, ठीक है। तो ये गुण है इसके। और जहां जितनी ज्यादा फील्ड लाइंस होंगी, उसका फील्ड, उसका जो मापांक है, उसका जो रिजल्ट है वो उतना अधिक होगा, उसका मोड उतना ज्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद हम जो बात करेंगे, चलिए ये हो गया हमारे पास, बल रेखाएं हो गई, बल रेखाओं के गुण हो गए हैं, ठीक है। स्पर्श रेखा मैंने बता दी कि अगर इस पॉइंट पर मैं कोई, इस बल रेखा पर अगर कोई पॉइंट ले लूं और उस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करूं, तो ये उसकी दिशा को प्रदर्शित करती है, प्लस आवेश से निकल करके माइनस आवेश में जाती है। सभी बल रेखाएं क्लोज लूप नहीं, कोई बल रेखा पर क्लोज लूप नहीं बनाती, क्लोज लूप नहीं बनाती है, क्लोज। तो क्या होगा, ये कुछ बल रेखाएं बची रह गई हैं, ठीक है। ये अगर देखा जाए, जितनी ज्यादा बल रेखाएं निकलेगी उतनी ज्यादा क्या होगा, फील्ड उतना ही अधिक होगा। अब हम बात करते हैं कि ये जो फील्ड है, वैद्युत क्षेत्र जो है उसका मान कितना है। अगर हम कहीं मान ज्ञात करें या किसी आवेश पर लगने वाला बल जो है वो कितना होगा इस फील्ड की वजह से, ठीक है। तो क्या हुआ, किसी भी आवेश के चारों ओर वह फील्ड जिसमें एक अन्य आवेश एक बल का अनुभव करे, चाहे वो बल आकर्षण हो चाहे वो बल प्रतिकर्षण हो, उसको फील करे, तो समझे वो वहां पर जो फील्ड लगा हुआ है वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो कि किसी आवेश या स्रोत आवेश की वजह से फैला हुआ है। तो और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम वैद्युत बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इमेजिनेशन है कि प्लस धनावेश जो है प्लस धनावेश से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है या वैद्युत बल रेखाएं जो है वो क्या बाहर की तरफ निकलेंगे, इस तरह से, ठीक है। एक बॉल ले ले, बॉल के चारों तरफ जो है पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ऐसे ही माइनस आवेश की वजह से, ठीक है। तो क्या हुआ, फील्ड लाइन जितनी ज्यादा अधिक होगी, जहां ज्यादा सघन होगी, यहाँ ज्यादा डिस्टेंस का एंगल जो है यहाँ कम है, यहाँ जाकर के क्या हो जाएगा, जिसकी वजह से फील्ड लाइन दूर दूर हो जाएंगी और डेंसिटी कम होने की वजह से क्या होगा, फील्ड का जो मोड है, जो फील्ड की जो पावर है, जो उसकी ताकत है, वो धीरे धीरे क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं। वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसको हम देखते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चलिए, चलिए अब क्या है कि इसमें हम पढ़ेंगे आगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला देखिए। सबसे पहले E जो होगा वो F/Q नॉट के इक्वल होगा। कोई फील्ड लगा हुआ है, एक समान रूप से कोई फील्ड लगा हुआ है, बराबर E फील्ड लगा हुआ है, ठीक है। इस पे मैंने प्लस Q आवेश को रख दिया तो वो इधर के चलने की कोशिश करेगा, ठीक है जी, दूर भागेगा। कोई सोर्स चार्ज है, इधर बड़ा सा सोर्स चार्ज है, उसने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भेजी, जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ही हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे, तो वो भी दूर की तरफ भागेगा। तो क्या डेफिनेशन क्या होगी, एकांक आवेश पर, एकांक आवेश वैद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश पर, वैद्युत क्षेत्र द्वारा एकांक आवेश पर लगाए गए बल को क्या कहें, बल किसके बराबर हो जाएगा, E के, को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक है। या ऐसे कहें कि जो अगर हम प्लस Q आवेश जो पॉइंट चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज हमने यहाँ रखा, तो इस पे कितना फोर्स लग रहा है F, और जो टेस्ट चार्ज रखा मैंने Q0, इन दोनों के अनुपात को क्या कहेंगे, E। इलेक्ट्रिक एक जो है, अगर वेक्टर फॉर्म देखें, बल भी एक सदिश राशि होती है और E भी एक सदिश राशि है। अगर इसके हम यूनिट मात्रक की बात करें तो कितनी मात्रक होगा, न्यूटन पर कूलम। आगे जब चलेंगे रिलेशन आएगा विभव में तो वहां वोल्ट पर मीटर भी होती है, यूनिट जो होगी वो न्यूटन पर कूलम। और जो विमा देखें इसकी, हम विमा हो जाएगी, बल्कि क्या होती है, MLT-2 और Q क्या हो जाएगी, एम्पियर की, Q बराबर IT यानी AT, ठीक है।
Q बराबर आई टी होता है ना। हाँ, तो ए टी हो जाएगा। ऊपर जाकर देखें तो एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस ये 1, ये विमा इसकी आ जाएगी एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस 1। एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस 1 जो है इसकी डायमेंशन हो जाएगी। याद रखने वाली बातें हैं, ठीक है। तो प्लस क्यू आवेश पर जो फोर्स लगती है वो फील्ड की डायरेक्शन में लगती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो एकांक आवेश पर फील्ड द्वारा लगाया गया जो बल है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। वेक्टर ई से प्रदर्शित करते हैं, सदिश राशि है और मोड लगा दोगे तो ई है। और या फिर ऐसे पढ़ लो कि वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश पर लगाया गया बल और आवेश के मापांक को, परिमाण को, रिजल्ट को, जिसके मान को 5 कूलम 10 कूलम, उन दोनों के रेशियो को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अच्छा, इसमें ध्यान रखें, आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक आवेश सोर्स रख लेंगे यहाँ पर, कूलम कितने भी कूलम का हो सकता है, उससे हम थोड़ी दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हम ज्ञात करेंगे। जैसे कूलम के नियम में फोर्स ज्ञात करते थे, उसी तरह से हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे फील्ड, कितनी वैल्यू है फील्ड की यहाँ पर, ठीक है। चलिए, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम क्या करते हैं, कोई प्लस का क्यू सोर्स ले लेते हैं, रखा है, ठीक है, यहाँ पर रखा है, और इससे स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमें फील्ड फाइंड करना है कि यहाँ पर फील्ड का कितना रिजल्ट, कितना वैल्यू होगा यहाँ पर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो क्या होगा, हाँ, यहाँ पे Q नॉट आवेश हम यहाँ रखेंगे, ये दोनों में रेपल लगेगा, फोर्स इधर को होएगी, और फोर्स जब इधर को होएगी तो फील्ड की डायरेक्शन भी इधर को ही होएगी, ठीक है। ई लेंगे तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F अपॉन Q नॉट, ये बात मैंने पढ़ ली है, अभी पढ़ी है। और इन दो आवेश है हमारे पास, ठीक है, दो आवेश है, पॉइंट O पर रखा हुआ है, दो आवेश है। कूलम का नियम, कूलम्स लॉ, कूलम का नियम लेक्चर नंबर 02 में पढ़ के आए हैं हम। कूलम का नियम, वहां जाएं और कूलम का नियम अच्छी तरह से पढ़ें जी। कूलम का नियम क्या है, F इज इक्वल टू K, कॉन्स्टेंट है, Q1 Q2, कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन में डिस्टेंस स्क्वायर R स्क्वायर, ठीक है। दोनों इस F को रखो यहाँ पर, Q नॉट, ठीक है, और इसको F की वैल्यू समीकरण 1 में रखो तो E इज इक्वल टू आ जाएगा, F में रखेंगे तो 1 अपॉन Q नॉट, तो ये रहा, और ये रख दो K कैपिटल Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया तो E इज इक्वल टू आ गया K Q अपॉन R स्क्वायर। यानी पॉइंट चार्ज नहीं आया। देखें, अगर ये आवेश तो जो होगा वो तो कांस्टेंट है, K 9 × 10 में, ये भी कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट है। अब उसके बाद क्या होगा, जो अगर देखें तो E प्रोपोर्शनल 1 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। जैसे जैसे दूरी बढ़ती चली जाएगी, R का मान जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा, तो जो फील्ड है, लाइन जो फील्ड है, ये फील्ड, उसकी जो है पावर या उसका वैल्यू घटता जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे दूरी बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे फील्ड का जो इफेक्ट है या फील्ड की जो वैल्यू है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसका मान कम होता जाएगा। और जैसे जैसे आर की वैल्यू घटती जाएगी, डाउन होती चली जाएगी, ये पास आता जाएगा, फील्ड जो है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। यस, अब उसके बाद क्या है, अगर हम इसको ग्राफ के रूप में देखें, यहाँ E देखें और ये हो गया R, ठीक है। सॉरी, अगर हम देखें तो जैसे जैसे, देखो ध्यान से, जैसे E घटता जा रहा है और R बढ़ता जा रहा है, E घटता जा रहा है और R बढ़ता जा रहा है, और कहीं ना कहीं अनंत पर जब ये R 0 हो जाएगा, बिल्कुल एक्स एक्सिस से मिल जाएगा इससे, तो अगर R इन्फिनाइट रख दे हम यहाँ पर, R इन्फिनाइट रखने पर 1 अपॉन इन्फिनाइट टोटल नंबर ऑफ इन्फिनाइट, तो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स है वो इन्फिनाइट पर जब टेंड्स करेगा तो वहां पर कितना होगा, 0। यानी क्या होगा, अनंत पर वैद्युत क्षेत्र कितना होता है, 0 होता है। उसके बाद इसमें और क्या है, बस इसमें वैद्युत क्षेत्र से संबंधित इतनी बातें हो गई। अब हम जो न्यूमेरिकल करेंगे वो दोनों क्वेश्चन, दोनों जो फॉर्मूले आपको दिए गए, E इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट ये,
और इज इक्वल टू के कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सोर्स चार्ज है ये, इन पर हम अब न्यूमेरिकल करेंगे। एक न्यूमेरिकल करते हैं पहले, ठीक है, चलिए, ठीक है। और उसके बाद अब क्या करेंगे, हम इसका वेक्टर फॉर्म देखते हैं। इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा, सदिश रूप, ठीक है। ये प्लस क्यू चार्ज है, ये P हो गया, डिस्टेंस R हो गई। एसी की डायरेक्शन में अगर देखें हम यूनिट वेक्टर लेंगे, किसी को भी जो सदिश है उसको वेक्टर फॉर्म में दिखाने के लिए हम यूनिट वेक्टर ले लेते हैं। तो E इज इक्वल टू के कैपिटल क्यू अपॉन में कितना आर स्क्वायर, तो यूनिट वेक्टर डायरेक्शन दिखा दी, ये होगी दिशा। अब ठीक है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, सदिश बटे सदिश का मापांक मोड। तो हम यहां ले लेंगे इसको। उसके बाद क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू कैपिटल Q अपॉन आर स्क्वायर वेक्टर R अपॉन मोड ऑफ R, दोनों को एक साथ ले लें, मिला लें, ठीक है। उसके बाद E इज इक्वल टू हो जाएगा K कैपिटल Q कैपिटल R, यहाँ होगा, ये हो गया मोड ऑफ R Q। ये होगी वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सोर्स चार्ज, किसी भी आवेश की वजह से बिंदु P पर या उससे स्मॉल r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, ये उसका वेक्टर फॉर्म है। एक क्वेश्चन करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म हो गई है। चलिए, इलेक्ट्रॉन है, क्या है, कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन के कारण निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर कितनी तीव्रता है। एक इलेक्ट्रॉन है, ये रहा, इससे 1 मीटर की दूरी पर बिंदु P पर कितनी E है, E का मान कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। तो E इज इक्वल टू के कैपिटल Q अपॉन आर स्क्वायर। E इज इक्वल टू हो जाएगा के 9 गुना 10 की घात 9, ये फिक्स नंबर है, ये मैंने बता रखा है पिछले लेक्चर में भी। Q का इलेक्ट्रॉन ही है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19 अपॉन मीटर स्क्वायर 1 स्क्वायर। E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 144 14.4 गुना 10 की घात माइनस के 10, या E इज इक्वल टू हो जाएगा 1.44 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 9, ठीक है जी। तो इतने न्यूटन पर कूलम हो गया जी। क्या लिखा, एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की वजह से हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन की वजह से 1 मीटर की दूरी पर बिंदु P पर कितनी तीव्रता होगी निर्वात में, वो यही पूछा गया है। तो आज के इस लेक्चर को हम करते हैं यही समाप्त। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आए और समझने की कोशिश करें, ठीक है। धीरे धीरे सारी बातें समझ में आने लगेगी अगर आप सीरियल से जो है एक का क्वेश्चन जो है पिछले लेक्चर भी हम अगर देख रहे हैं, तो अगर हम सीरियल से देख रहे हैं लेक्चर 1 लेक्चर 2 लेक्चर 3 लेक्चर 4, अगर हम सीरियल से देख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो प्रॉपर सारी बातें समझ में आएंगी। ऐसा नहीं है कि जो है लेक्चर बीच में से देख लिया तो पूरी बातें समझ नहीं आएगी, फिजिक्स है। तो याद रखें, तो अगर ढंग से सही से पढ़ना है तो हमें पूरे लेक्चर देखने चाहिए। तो आज के इस लेक्चर में यही बात खत्म करते हैं। आगे जो नेक्स्ट आने वाला लेक्चर है उसमें हम थोड़े और न्यूमेरिकल के बारे में बात करेंगे कि दोनों आवेश दे रखे, उनके बीच में फील्ड कहाँ 0 है, और अगर वहां पे कोई आवेश रख दे तो उस पर फोर्स कितनी लगेगी। आने वाले कई न्यूमेरिकल इस तरह होंगे। तो आगे इस लेक्चर में हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स की। तो जब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।